हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जीके और जीएस के टॉप एग्ज़ाम ओरिएंटेड 40 क्वेश्चंस। तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर से देखिएगा और आपका स्कोर इन क्वेश्चंस में से कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग नाविक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शंस दिए गए हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ग्रीक सभ्यता। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों ये जो है क्विक रिवीजन आपका होने वाला है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको आंसर्स ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। ऑप्शंस दिए गए हैं सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या फिर दयाराम सहनी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो है वो दयाराम सहनी थे। ठीक है, चलिए। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनडीए, एयरफोर्स एक्सवाई एंड नेवी एग्जाम, जिसमें कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें जो है आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ स्पेशल फ्री क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन और इसके साथ ही जो है ढेर सारा स्टडी मटीरियल और आपके कोर्स के रिलेटेड अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट जो है आपको अनअकैडमी के द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही जो है 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि आपके एनडीए और एयरफोर्स एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो ये बैच आपके होने वाले हैं संकल्प एनडीए जो कि आपका 8 सितंबर से शुरू होने वाला है, और साथ ही तेजस एयरफोर्स जो कि आपका 8 सितंबर से शुरू होगा। और इसमें जो है डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और इन कोर्सेज की दोस्तों जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाली है, तो आप लोग जो है इसमें वक्त रहते इनरोल जरूर से कर लीजिए। और अभी जो है अनअकैडमी के स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, तो उनका लाभ उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इन कोर्सेज में आपको कैसे एनरोल करना है। तो आपको जो है सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में जो है आपको सिंपली वहां पे रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे, आपको डिफेंस की कैटेगरी में आकर के एनडीए, एयरफोर्स एक्सवाई और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में जो है आपको सिंपली गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो वहां से जो है आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज कर लेना है, और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज कर लेंगे आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो दोस्तों रेफरल कोड में जो है आप लोगों को डिफेंस पॉइंट जरूर से डाल देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मोहनजोदाड़ो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो को जो है मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है, यानी कि माउंड ऑफ डेड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। ये आपके डिफेंस, एसएससी, रेलवे और यूपीएससी इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में इनमें से किन 2 भारतीयों का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आई होप आप सभी लोगों को जो है इसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम सहनी और राखाल दास बनर्जी। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और सारे जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं नाविक एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके के सेक्शन से, उन सभी के टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जो है आपको एंड तक ज़रूर से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन दिया गया है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तुलुगमा नीति यहाँ पर एक वर्ड आया है, तो ये क्या होता है, तो इसमें जो है तोपों को सजाने की ये जो है एक उत्तम विधि होती है। और बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, यानी कि इसका निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था।
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी के द्वारा जो है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दीन इलाही नाम का जो नया धर्म था वो किसने शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दीन इलाही नामक धर्म जो है वो मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और इसे अपनाने वाला पहला हिंदू कौन था, तो इसे अपनाने वाला पहला हिंदू बीरबल था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर बोला गया है कि मुग़ल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को जो है वो किसने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रणाली जो है वो मुग़ल शासनकाल में शुरू हुई थी, और इसकी शुरुआत जो है वो सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, बोला जा रहा है कि किस युद्ध से भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। ये यहाँ पे राज्य नहीं होगा, साम्राज्य होगा। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके कारण भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लासी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था उससे भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर बोला गया है कि मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में सबसे चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ थी उस समय पर। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर, या फिर औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। इसके शासनकाल में जो है, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, यानी कि चित्रकला का जो है स्वर्णिम युग भी जो है कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। ठीक है, अकबर की जीवन कथा। ऑप्शंस दिए गए हैं, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां, या फिर बीरबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, इसने जो है अकबर की बायोग्राफी को लिखा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर दिया गया है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। ठीक है, हुमायूं नामा ये एक पुस्तक है, इसकी रचना जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है हुमायूं नामा। दोस्तों हिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तक्स है, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गई, इंडिका हो गई, हुमायूं नामा हो गई, तुजुक बाबरी हो गई, इन सभी को जो है आपको एक बार ज़रूर से देख लेना है, और इनके लेखक का नाम जो है ज़रूर से देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में बनता है। अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा क्या होती है, जो कि ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद के द्वारा लिखी गई। ऑप्शंस दिए गए हैं, अकबरनामा, हुमायूं नामा, पादशाह नामा, या फिर तुजुक बाबरी। तो देखिए तुजुक बाबरी जो है यानी कि बाबरनामा, ये एक आत्मकथा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर बोला गया है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो वो पुर्तगाली जिसने कि सर्वप्रथम गोवा के ऊपर अधिकार किया। ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रांसीसी डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, या फिर रॉबर्टी डी नोवेली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाली था और इसने सर्वप्रथम गोवा पे ऊपर अधिकार किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर बोला गया है कि वह अंग्रेज जिसने कि सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था। तो वो अंग्रेज कौन था जो कि सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला जा रहा है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। ठीक है, जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो इन्होंने जो है सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है अनुमति किससे ली, तो इन्होंने जो है अनुमति ली थी जहांगीर से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसका तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तत्कालिक कारण पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वतन में भारी अंतर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना जो है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर बोला गया है कि 1857 विद्रोह जो है वो मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ, यानी कि ये जो है फेल क्यों हो गया। ऑप्शंस दिए गए हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र तक रह जाना, या फिर जमींदारों की असहभागिता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी। ठीक है, इसके कारण जो है ये ज़्यादा नहीं चल पाया। ऐसे तो ये सफल ही था, लेकिन जो है काफ़ी तेज़ जो है ये आपका सफल नहीं रहा था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। ठीक है, अध्यक्ष की बात हुई है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष। ऑप्शंस दिए गए हैं अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। ठीक है, और जो सबसे पहले कौन बने थे अध्यक्ष, तो ये बने थे WC बनर्जी। और अब अगर बात की जाए कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए अब्दुल कलाम और अबुल कलाम ये दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी आप लोग मत होइएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है वो इनमें से किस योजना के तहत हुआ था। एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप दोनों एग्जाम में आ चुका है, आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो जाता है। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो इनमें से कौन सी योजना के तहत हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, या फिर वेवेल योजना। तो देखिए भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था यानी कि विभाजन हुआ था वो जो है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन प्लान। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, तो जब भारत में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि दिया गया है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। दोनों का आंसर जो है वो सेम है, तो आई होप आप लोगों का इसका आंसर जो है वो पता होगा। भूगोल के जनक की अगर बात की जाए तो इरेटास्थनीज जो कि भूगोल के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और हेरोडोटस को जो है वो इतिहास का जनक कहा जाता है। तो आप लोगों को ये सभी याद कर लेने हैं पॉइंट्स कि इतिहास का जनक कौन है, भूगोल का जनक कौन है, इसके अलावा रसायन विज्ञान का जनक कौन है। तो इनका जो है नाम आपको याद ज़रूर से रख लेना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी गई है, ये नहीं बोला गया है कि मीठे पानी की या फिर खारे पानी की। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन। ठीक है, कैस्पियन झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। और अगर बात आ जाती कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियल झील है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विक्टोरिया झील जो है वो किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन जो है आपके SSC के एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, SSC GD का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो विक्टोरिया झील की बात हुई है कि ये किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया, कीनिया और युगांडा, इन देशों के मध्य में स्थित है विक्टोरिया झील। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, खगोलीय एकक की बात हुई है तो पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं खगोलीय एकक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बस थोड़ी सी देर की बात है, तो आप लोगों को वीडियो पे कंटिन्यू ज़रूर से बने रहना है और एंड में स्कोर ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा इनमें से कौन सा दूसरा जो है वो सबसे बहुतायत में पाया जाता है, यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हीलियम, नियोन,
आर्गन या फिर ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य की सतह पर जो है वो हाइड्रोजन के अलावा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हीलियम, जिसका प्रतीक होता है He। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपको इसका प्रतीक भी ज़रूर से याद रखना है, क्योंकि काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में आपको नाम की जगह पर प्रतीक दे दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि तारे जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, यानी कि वाई आर द स्टार्स विजिबल मोर फ्रॉम द ईस्ट देन द वेस्ट। ऑप्शंस दिए गए हैं कि पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो तारे जो है वो पूर्व से पश्चिम में इसलिए ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यानी कि अर्थ इज़ रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर जो है आपको जलप्रपात का एक क्वेश्चन दिया गया है और आपके ज्योग्राफी के सिलेबस में जो है नाविक एग्जाम में ये टॉपिक स्पेशली दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन कॉमन है। अब देखिए कि एंजिल जलप्रपात जो है वो किस नदी के ऊपर स्थित है। एंजिल जलप्रपात तो ये जो है आपके केरोनी नदी के ऊपर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ये क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी बार सभी एग्जाम्स में आ चुका है लगभग डिफेंस के, चाहे वो आपका नेवी एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या फिर कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो। नियाग्रा जलप्रपात ये जो है कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है ये आपके सेंट लॉरेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। लैटिन भाषा के अकॉर्डिंग ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिट्वस, अल्टस और फोर्टिस। ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो ओलंपिक्स हुए हैं अभी, तो उनमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो आपको ज़रूर से देख लेने हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बोलते हो कि ओलंपिक्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवाने हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दोगे तो मैं आपको स्पेशली वो करवा दूंगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन जो है वो एक उत्तर भारतीय नृत्य है। ठीक है, उत्तर भारत का नृत्य है कौन सा। ऑप्शंस दिए गए हैं कथक, मणिपुरी, ओडिसी या फिर कथकली। तो ये टॉपिक जो है मैंने आपको पहले ही करवा रखा है, तो आई होप इसका जो है आंसर आप लोगों को पता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक, जो कि आपके उत्तर भारतीय नृत्य है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यानी कि इंडियन क्लासिकल डांस। तो क्लासिकल डांस का बात आई है, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी कि इंडियन क्लासिकल डांस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 और यहाँ पर दिया गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, या फिर ये जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि आपके शहनाई वादक थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहनाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया ने जो है किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है। ठीक है, यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो इनमें से किस वाद्य यंत्र को बजाते थे जिसके कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी वादन, यानी कि वो जो है फ्लूट बजाते थे। ठीक है, और आपको जो है वाद्य यंत्र और उनसे रिलेटेड जो प्रसिद्ध व्यक्ति है ये टॉपिक ज़रूर से देखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है और ये टॉपिक जो है मैंने आपको पहले भी क्लियर करवा रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 और काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि कौन सा पुरस्कार सम्मान जो है वो केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है, यानी कि डिफेंस पर्सनल्स को दिया जाता है, सिविलियंस को जो है नहीं मिलता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अशोक चक्र। अशोक चक्र जो है ये आपके सिविलियंस को नहीं दिया जाता, सिर्फ जो है डिफेंस पर्सनल्स को दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा सर्वोच्च जो सम्मान पुरस्कार है जो कि रक्षा कर्मियों को दिया जाता है तो वो हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हुई है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखक के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार इनमें से किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो कौन सा देश है जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार के रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो इसको जो है टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, किसकी याद में दिए जाते हैं और किन भारतीयों को ये नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। ठीक है, स्वीडन में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि नेशनल साइंस डे। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, और यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 मई को जो है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे जो है वो आपके कब सेलिब्रेटेड किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 मई को जो है आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर वीडियो में क्वेश्चन फॉर यू में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं दिल्ली, भोपाल, देहरादून या फिर लखनऊ। तो आपका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना है। तो आई होप आप सभी लोगों ने जो है वीडियो को पूरा ज़रूर से देखा होगा और सभी क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपको वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।